हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है उसमें मैंने 30 क्वेश्चन रखे हैं जो कि टीजीटी पीजीटी या फिर सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2023 के लिए, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ये जो सीरीज है इसमें सारे क्वेश्चन आपके हर जितने भी हिंदी की व्याकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, साहित्य संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी कि रस से भी संबंधित होंगे, आपके अलंकार से संबंधित होंगे, संधि से संबंधित होंगे। ठीक है, आपकी संज्ञा सर्वनाम यानी सारी सभी चीज़ों से, और साहित्य से, और आपकी भाषा से, यानी सभी से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका साहित्य से संबंधित है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है इसमें ये पूछे जा रहे हैं। तो पहला कौन होगा, सुदर्शन या यादवेंद्र शर्मा चंद्र या कमलेश्वर या रागे राघव। तो हार की जीत का जो है वो है आपके सुदर्शन। हार की जीत के जो कहानीकार हैं वो कौन है आपके सुदर्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कबीरदास की भाषा थी ब्रज थी, कन्नौजी थी, सदुककड़ी थी या खड़ी बोली थी। कबीरदास की जो भाषा थी वो कौन सी थी। तो कबीरदास की जो भाषा थी उसका नाम था सदुककड़ी, या इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ठीक है, पंचमेल पंचमेल खिचड़ी भी इसे कहा जाता था। ठीक है, तो कबीरदास की। ठीक है, और ब्रज भाषा की अगर बात करें तो आपके सूरदास ने सबसे अधिक ब्रज भाषा में आपका लिखा था, लेकिन रामचरितमानस आपका जो है वो आपका अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, खड़ी बोली जो आपकी आधुनिक बोली है, आपकी खड़ी बोली है, जो हम हिंदी बोलते हैं और लिखते हैं, वही हमारी क्या है, खड़ीदास की जो भाषा है वो है आपकी सदुककड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हिंदी को किस वर्ग में आप रखेंगे ये पूछा जा रहा है। राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, विभाषा के रूप में या तकनीकी भाषा के रूप में। तो भारतवर्ष में हिंदी के लिए जो हम रखेंगे वो राजभाषा के रूप में रखेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। कौन सी तिथि है जिसको हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। पहला विकल्प दिया है 15 अगस्त 1947, दूसरा विकल्प है आपका 26 जनवरी 1950, सी विकल्प है आपका 14 सितंबर 1949, और डी है आपका 14 सितंबर 1950 को। तो ये जो था हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। ठीक है, तो इसीलिए 14 सितंबर को ही हमारा जो है हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो मनाया जाएगा वो आपका 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और अ वर्ण कौन से कहलाएंगे। तो नासिक कहलाएंगे, मूर्धन्य कहलाएंगे, ओष्ठ कहलाएंगे या आपके तालव्य कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे ये। तो ये जो आपके होते हैं वो आपके कौन से वर्ण होंगे, ये कंठ और तालव, यानी कंठ और तालव वर्ण होते हैं। ये कैसे होते हैं, ए और आय जो है वो आप कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। मूलतः वर्णों की संख्या यानी कुल वर्णों की संख्या पूछी जा रही, कितनी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। तो आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं, 50, 51, 53, लेकिन इसमें होंगे कितने, 52 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो मूलतः अगर पूछा जाएगा तो आपके 52 वर्ण होते हैं। आपके स्वर पूछ लिए जाएँ तो आपके 11 होते हैं। व्यंजन पूछ लिए जाएंगे तो आपके 33 होते हैं। ठीक है, अगर स्वर पूछ लिए जाएंगे तो स्वर होते हैं आपके कितने, स्वर पूछ लिए जाएँ तो आपके कितने होंगे, तो आपके होते हैं 11। और कुल स्वर अगर आ जाएँ, कुल स्वर तो होंगे आपके 13। ठीक है, अगर व्यंजन पूछे जाएंगे तो व्यंजन शब्द होते हैं कितने आपके, व्यंजन होते हैं आपके कितने, 33। कितने शब्द होते हैं, 33। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका जो है व्याकरण के शब्दों को वर्णों को पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उन्नति, उन्नति या उन्नति या उन्नति। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा आपका कौन सा, उन्नति होगा। तो आपका होगा उन्नति। उन्नति में कौन सा है आपका जो डी शब्द है वो आपका सही है, उन्नति का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण है, अन्वेषण है, अन्वेषण है या अन्वेषण अन्वेषण है।
तो इसमें शुद्ध जो वर्तनी है वो आपकी है अन्वेषण। कौन सी है? अन्वेषण। ये वाली जो आपका पहला विकल्प है वो आपका शुद्ध है, अन्वेषण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस तोष या सम प्लस तोष या सा प्लस तोष या सन प्लस तोष। तो इसमें जो होगा वो सन प्लस तोष होगा। कौन सा होगा? सम प्लस तोष। सम प्लस तोष होता है संतोष। ठीक है, आपका विकल्प जो होगा वो पहला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज शब्द है उसको स्त्रीवाचक बनाएंगे तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? आगे कौन सा शब्द लगा दिया जाए कि अनुज का स्त्रीवाचक बन जाए? ठीक है, क्योंकि प्रत्यय कौन सा होता है जो आगे जुड़ेगा वो आपका कौन सा होता है? बनाने के लिए जो जो आपका आगे जुड़ेगा वो उपसर्ग होता है और पीछे जुड़ेगा वो आपका होता है प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें जोड़ना है यानी पीछे जुड़ेगा तो एक जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, आ जुड़ेगा या ई जुड़ेगा। तो अनुज को जो होगा वो अनुजा हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुजा। अगर अनुज को हम अनुजा बोल दें तो आपका ये स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास पूछा जा रहा है। तो गृह, गृहागत है, आचार कुशल है, प्रतिदिन है या कुमारी है। तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास की बात पहचान होगी कि इसमें आपका उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर उपसर्गों का ज़्यादा प्रयोग होगा वो आपका क्या होगा? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए प्रतिदिन, इसमें प्रति जो लगा है वो आपका उपसर्ग है और उपसर्ग ही आपका यही अव्यय शब्द भी है। ये कौन से होते हैं? ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, प्रत्यय हुआ या अनु हुआ, ये सब कौन से शब्द हैं? आपके अव्यय शब्द है और इनसे बना हुआ शब्द जो होता है वो अव्ययी समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में बहुब्री है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्विगु है? नीलकमल में कौन सा शब्द है? तो नीलकमल में जो शब्द होगा, नीलकमल में जो समास है वो कौन सा, ये पूछा जा रहा है। तो नीलकमल में जो समास होगा वह है आपका कौन सा? कर्मधारण। कौन सा होगा? कर्मधारण समास है, यानी जिसमें किसी की विशेषता बताई जाए, विशेष और विशेषता। यानी नीला है जो कमल, इसका अर्थ जो हुआ वो हुआ क्या है? नीला है जो कमल। ठीक है, कमल की बात हो रही है तो इसमें कमल की क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? नीला है। ठीक है, तो जहाँ पर विशेष और विशेषण आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? आपका समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगर बहुब्रीहि की बात आ जाए तो बहुब्रीहि की परिभाषा पूछी जाती है तो मतलब जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, यानी लंबोदर जो शब्द होगा वो गणेश के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है? द्विगु। द्विगु मतलब संख्यावाचन। ठीक है, जहाँ पर प्रथम प्रथम जो पद होगा वो आपका संख्यावाचक होगा। जैसे त्रिभुवन, ठीक है, त्रिफला, ये आपके क्या है? आपके द्विगु समास के पर्यायवाची होते हैं। वो द्विगु समास के जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है? ऋण शब्द कौन सा होता है? ऋण शब्द मतलब जिसको अलग करने पर उसका कोई अर्थ ना हो उसे ऋण शब्द कहते हैं। अगर हम इसको अलग करेंगे तो उसका कोई अर्थ भी ना निकले उसे ही हम ऋण कहेंगे। कौन सा होगा? वाचनालय होगा, समतल होगा या विद्यालय होगा। तो इसमें या पशु होगा। तो ऋण शब्द कौन सा होगा? पशु होगा, यानी पा और प्लस सु, यानी इनका कोई भी अर्थ नहीं है अलग अलग। अगर इनको अलग अलग करेंगे तो आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये जो है रूढ़ शब्द है और इन सब के अर्थ जैसे विद्या प्लस आलय, ठीक है, सम प्लस ताल, बाज प्लस नालय, तो ये सब क्या है? आपके अलग शब्द हैं। ठीक है, यौगिक शब्द हैं ये। अगला देखिए, अगला है भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? लड़कपन है, लड़ाईपन है, लड़कपन है या लड़काईपन है। तो लड़कपन भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको छुआ ना जा सके वो आपका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, आपका भाव होता है। जैसे वह बहुत गुस्सैल है, ठीक है, लड़कपन, लड़कपन जो है वो आपका भाव है। ठीक है, वह बहुत घमंडी है, ये उसका भाव है। ठीक है, वह क्या है? बचपना, ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर बचपना हो गया, लड़कपन हो गया या फिर झगड़ालू हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें आपका क्या है? भाव प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का शब्द क्या? खर का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है तो क्या होगा? रावण है, कुंठित है, गधा है या मूर्ख है। खर का पर्यायवाची शब्द तो रावण है, कुंठित है, गधा है या मूर्ख है। तो आपका क्या होगा? रावण का जो वो खर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है आपका? वो है आपका गधा।
और गधा को आप बैशाख नंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर यहाँ पर बैशाख नंदन भी आ जाता, बैशाख बैशाख नंदन, तो भी आपका क्या होता है? बैशाख नंदन। बैशाख अगर नंदन आ जाए तब भी आपका क्या हो जाएगा? बैशाख नंदन भी आप गधा के लिए कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द है जाना, उतरना, आगमन या चढ़ना। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का होगा आपका आगमन। क्या होता है? आगमन। गमन का होता है आगमन, आना और जाना, उतरना, चढ़ना। ठीक है, इस तरह से होते हैं विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, विशेषज्ञ कहेंगे या फिर कृतज्ञ कहेंगे? तो जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो किसी चीज़ का विशेष रूप से जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है उसने उससे अब अकेले नहीं रहा जा सकता। अब उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जा सकता है, इस वाक्य में क्या है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं है? तो अगर कोई कार्य कर्ता कर रहा है उसमें कर्मवाच्य होता है, और जिसमें कार्य के ऊपर फल पड़ रहा है उसमें भाववाच्य होता है, और ये है जो आपका वो कर्मवाच्य होता है। लेकिन भाववाच्य का मतलब क्या है? उससे रहा नहीं जाता। ठीक है, उससे सहा नहीं जाता। ठीक है, या इसमें जो होगा वो आपका कौन सा होगा? भाववाच्य होगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका है भाववाच्य। क्या हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, अगर इस तरह का शब्द होगा तो क्या होगा? उसमें प्रश्नवाचक होगा, निषेधवाचक होगा, विस्मयवाचक होगा या इच्छावाचक होगा। अरे उसने तो कमाल कर दी, यानी इसमें विस्मयवाचक, देखिए ये पहचान है, विस्मयवाचक चिन्ह भी आएगा, अरे भो, ये चीज़ें भी आती हैं। तो किसी की सम्मान सूचक शब्द होगा लगा हुआ, तो आप क्या है? विस्मयवाचक शब्द होता है उसमें। उसमें क्या होता है? उसमें आपका ना तो प्रश्नवाचक होगा, निषेधवाचक भी नहीं हो जा, इच्छावाचक भी नहीं होगा, और विस्मयवाचक, यानी इसमें जो होगा वो आपका विस्मयवाचक होगा। ठीक है। और अगर आपको प्रश्नवाचक की बात करें तो अरे तुम कहाँ जा रहे हो, यानी अगर किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं सीता तुम कहाँ जा रही हो, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा? उसमें प्रश्नवाचक हो गया। और आपका निषेधवाचक, यानी मुझसे नहीं लिखा जाएगा, तो ये आपका निषेध, यानी मुझसे ऐसा काम नहीं होगा, तो क्या होगा? आपका निषेधवाचक हो गया। इच्छावाचक, अब कि तुम पास हो जाओगे, ये मेरी इच्छा है, तो इसमें आपको क्या है? इच्छावाचक शब्द हो गया, इच्छावाचक हो गया। ठीक है। अगला देखिए, अगला है सिर हथेली पर। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ है? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मारने के लिए तैयार होना या अहम का विसर्जन करना। अहम का विसर्जन करना, तो मारने के लिए तैयार होना, यानी लड़ने के लिए तैयार होना या फिर मारने के लिए तैयार होना, यही होता है सिर पर हथेली, वो सिर हथेली पर रखने का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बना है आपका डोरे डालना। डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? डोरे डालने का क्या अर्थ है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। तो डोरे डालने का मतलब होता है प्रेम में फंसना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ होता है? मनमानी करना या अब क्या है? नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना या चतुर चतुर व्यापारी बनना। बहुत चतुर व्यापारी बनना। ठीक है, बहुत चतुर व्यापारी बनना क्या होगा इसमें? तो आम के आम गुठलियों के दाम का जो अर्थ है वो होगा दोहरा लाभ। क्या होता है? दोहरा लाभ कमाना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का क्या होगा? जुजुप्सा होगा, क्रोध होगा, शोक होगा या निर्वेद होगा। तो शांत का जो होता है वो होता है निर्वेद। ठीक है। और क्रोध जो होता है वो आपका करुण रस का होता है। ठीक है। रौद्र रस का होता है वो आपका होता है क्रोध, और शोक जो होता है वो आपका करुण रस का होता है। ठीक है। और जुजुप्सा जो होता है वो आपका घृणा का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसमें चारों चरण के समान मात्राएं होती हैं उसे क्या कहेंगे? सममात्रे कहेंगे, विषम मात्रे कहेंगे, अर्ध सम मात्रे कहेंगे या ये सभी कहेंगे? तो जिसके चारों चरणों में सम मात्राएं होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक मतलब जिसमें एक एक में समान, मतलब जिसमें
दोनों में समान ना हो, मतलब एक में दो में समान होंगी और दो में असमान होगी। जैसे आपका जो दोहा है वो आपका कैसा है, विषम मात्रिक है, मतलब जिसमें आपका विषम हो उसमें हम विषम मात्रिक कहते हैं। और अर्थ सम मतलब जिसमें आदि समान हो, आदि अर्थ समान हो, उसमें अर्थ सम मात्रिक होती है। जैसे अर्ध सम जो मात्रिक होता है वो आपका दोहा होता है। क्या होता है? दोहा और सोरठा जो है वो इसका उदाहरण है। दोहा और सोरठा जो है अर्थ सम का उदाहरण है। ठीक है, तो जिसमें सममात्रिक मतलब जिसके चारों चरणों में समान मात्रा होती है उसे सममात्रिक कहते हैं। विषम मात्रिक जिसकी मात्राएं समान ना हो उसे विषम मात्रिक कहते हैं जिन चरणों में। और अर्धसम मात्रिक मतलब जिसमें कि आदि मात्राएं समान होती हैं और आदि असमान होती हैं उसे हम अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके, बड़े न हूजो गुणन बिन बिदत बढ़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो न गढ़ियो जाए। बस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति है, प्रतिवस्तुमा है, या अर्थांतर न्यास है, या विरोधाभास है? तो इसमें क्या होगा? अर्थांतर न्यास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है? कितने पाकिस्तान किसके लेखक है? कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? राजेंद्र कुमार हैं, कमलेश्वर हैं, सत्यप्रकाश मिश्र हैं, या फिर खुशवंत सिंह हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान जो है वो आपका कमलेश्वर का लिखा हुआ उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति या मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद्रवरदाई को, या फिर हेमचंद को? विद्यापति किसे कहा जाता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपका। तो वो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है आपका? मैथिल कोकिल पूछा जा रहा है कि किसे। मैथिल कोकिल की अगर बात होगी, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। ठीक है, मैथिल कोकिल किसे कहेंगे हम? विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। और विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव भी आपका किसको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, और अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान की तूती इनका इन्हें खिताब दिया हुआ है। अमीर खुसरो के लिए हिंदुस्तान की तूती इन्हें कहा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, महादेवी वर्मा को, या निराला को? तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो आपको कहा जाता है किसके लिए? सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, अगर महादेवी वर्मा का पूछा जाए तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद के लिए क्या कहा जाता है? कलाधर कहते हैं। क्या कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को हम कलाधर के नाम से भी जानते हैं और आधुनिक कविता के सुमेरु कहा जाता है। आधुनिक कविता के सुमेरु जो है वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और अगर निराला की बात करें तो इन्हें महाप्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को, या सुमित्रानंदन पंत को? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा जो कहा जाएगा वो आपको किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाएगा? नो, इसे कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और आप जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनको क्या है? इनको आप क्या कहते हैं? कलाधर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कलाधर नाम से जानते हैं। और दूसरे राष्ट्रकवि के रूप में जो है जिसे जाना जाता है उन्हें रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि के रूप में भी जानते हैं। और इनको आप प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, सम्राट, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अगे को, या फणीश्वर नाथ रेणु को? कथा सम्राट प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अगे को, या फणीश्वर नाथ रेणु को? तो कथा जो सम्राट जो कहा जाएगा वो कहा जाता है आपका प्रेमचंद को। प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। और कठिन गद्य का जो प्रेत है वो आपका आगे को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत जो है वो आपका आगे को कहा जाता है। और फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आपके कौन है? उपन्यासकार है। ठीक है, कौन है ये उपन्यासकार है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे 30 हिंदी के वो मैंने करा दिए हैं।
मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।